प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी बाल भारती कक्षा 8वीं की पहली इकाई का चौथा यानी कि चौथी कविता क्या करेगा तू बता ये लेने वाले हैं। क्या करेगा तू बता। जब ये सुनते हैं तो ये हमें क्या लगता है कि ईश्वर हमें पूछते हैं कि मैंने तुम्हें इस सृष्टि में जन्म दिया है, तुम इस सृष्टि में जन्म लिए हो, इस सृष्टि में जाकर तुम क्या करोगे। यानी कि उसे भगवान उनसे पूछते हैं कि इस सृष्टि में जाके क्या करेगा तू ये बता, मुझे यह कहते हैं। तो कविता बहुत ही अच्छी और सरल भाव में प्रस्तुत की गई है। कविता का गायन हमारे मिडिल स्कूल के शिक्षक, संगीत शिक्षक श्री धीरज शर्मा सर ने बहुत ही सुंदर ढंग से कविता का गायन किया है। अतः पहले आप कविता का गायन कंठस्थ करोगे। यहाँ पर मैं आपको कवि का परिचय और कवि परिचय के बाद मैं कविता का आपको अर्थ समझाने वाली हूँ। तो चलो पहले हम डॉक्टर सुधाकर मिश्र का कवि परिचय करते हैं। डॉक्टर सुधाकर मिश्र का जन्म 1939 उत्तर प्रदेश वहदोई में इनका जन्म हुआ है। परिचय का गुण आपको विरासत में प्राप्त हुआ है। सुधाकर मिश्र का कवि मन गहरे तक पेट बना चुकी सामाजिक समस्याओं को लेकर सदा आंदोलित होता रहा है। ये समस्याएं आपकी रचनाओं में स्थान पाती रही है। आपकी प्रमुख कृतियाँ शांति का सूरज, हिमाद्री गर्जन, किरणिका और काव्ययत्री ये आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब हम लेंगे पद्य संबंधित। प्रस्तुत कविता में डॉक्टर सुधाकर मिश्र ने पाठकों को खोखले जीवन जीने, भाग्य पर दुर्भर रहने तथा दूसरों का सुख छीनकर सुख से जीने के विरुद्ध सचेत किया है। कवि ने पाठकों को सही अर्थों में इंसान बनने, शांति फैलाने, प्यार बांटने आदि के लिए प्रेरित किया है। कवि का मानना है कि व्यक्ति को कमजोरों का सहारा बनकर लोगों का हृदय जीतना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सार्थकता है। यहाँ पर हम कविता की पहली पंक्ति। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन, है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बन। चल कि चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल, सिर झुकाना ही पड़े ऐसी न कोई चाल चल। यहाँ पर धनवान यानी पैसे वाला, चल कि चलता, सहम यानी डर जाना, अचल यानी पर्वत, सिर यानी मस्तिष्क, झुकाने यानी झुकना, ऐसी न कोई चाल चल। यहाँ पर कवि उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार है। मानव स्वभाव से ही धनवान बनना चाहता है। यानी कि मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि वो जन्म इस सृष्टि में लिया तो उसके मन में एक ही इच्छा रहती है कि वह क्यों धनवान के घर जन्म नहीं लिया, क्यों उसका धनवान के घर जन्म नहीं हुआ। यहाँ पर कवि डॉक्टर सुधाकर मिश्र का कहना है कि इंसान दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बनकर क्या हासिल करेगा। अगर मनुष्य को कुछ बनना है तो उसे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। कवि की लोगों को सलाह देते हैं कि ऐसी चाल चले ताकि स्थिर रहने वाला, यानी कि पत्थर कहते हैं स्थिर, पर्वत कहते हैं स्थिर रहने की, ऐसी वे चाल कर चले कि स्थिर रहने वाला पर्वत भी क्या करे, उनसे डर जाए। कवि चाहता है कि इंसान ऐसा कोई कर्म ना करे जिसे उसे शर्मिंदा ना होने पड़े। कवि हमें क्या करते हैं कि तुम इस जीवन में आए हो, इस जीवन में तुम ऐसे जियो कि तुम्हें कभी शर्मिंदा ना रहना पड़े, तुम एक अच्छे मानव की तरह जियो। और अच्छा धनवान बनने से हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। कविता की दूसरी पंक्ति। कर्म का अपने ढिंढोरा पीटना बेकार है, हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन, शूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन। यहाँ पर कर्म का अपने ढिंढोरा यानी कि प्रचार करना, हाथ में लेकर तुला यानी कि तराजू बताया गया है बुलाते मुक्त यानी खुला, संसार यानी सृष्टि, चमन यानी बगीचा, शूल यानी कांटा, फूल यानी पुष्प, अमन यानी शांति। पद्यांश की दूसरी 4 पंक्ति का सरल अर्थ इस प्रकार है।
कवि डॉक्टर सुधाकर मिश्र का मानना है कि आजकल लोग अपने काम भले ही ना करें लेकिन प्रचार खूब करते हैं। कवि के अनुसार जब इतिहास हाथ में तराजू लेकर आपके द्वार किए गए काम को तौलने यानी महत्व बताने के लिए तैयार है तो अपने कर्म का प्रचार करने की ज़रूरत ही क्या है। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो संसार के सारे चमन यानी कि देश में आपका स्वागत खुले मन से करेंगे। अंत में कवि कहना चाहते हैं कि हमें कांटा न बनकर शांति का फूल बनना चाहते हैं। कवि हमें बार बार एक ही संदेश देते हैं कि अगर हम अच्छे हैं, हमारा कार्य अच्छा है, हमें अपने कार्य का ढिंढोरा बार बार नहीं पीटना चाहिए। हमारा काम 100 में से भी हमारे काम की पहचान 100 व्यक्तियों में से भी हमारी पहचान हो सकती है। यानी कि कवि यह कहते हैं कि अगर हम अपना प्रचार स्वयं करते हैं तो हमारे कार्य का कोई महत्व नहीं रहता। सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं, आंधियों में जो अड़े उनका पता चलता नहीं। कविता की तीसरी पंक्ति का अर्थ यहाँ पर कवि ने इस तरह से बताया है। सबसे पहले हम बताएंगे सारहीन यानी तत्वरहित, सारवान यानी तत्ववान। अब कविता की पंक्ति का अर्थ कवि डॉक्टर सुधाकर मिश्र कहते हैं कि सारहीन अर्थात जिसके पास मतलब की कुछ बात नहीं होती किंतु वे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं। यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिनके पास कुछ रहता नहीं है मगर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सामने वाले को ऐसा होता है कि इस व्यक्ति के पास बहुत कुछ है मगर उसके पास कुछ रहता नहीं। उसी तरह सारवान व्यक्ति उसे कहते हैं जो मतलब की तथा सार्थक बातें करता है, यानी कि जो मतलब की और अच्छी बात करते हैं। इस प्रकार सार्थक बात करने वालों से ही धरती की गोद का सम्मान होता है। यानी कि जो इस धरती का अच्छा चाहता है उससे क्या होता है, देश का विकास होता है। सागर बड़ा गंभीर होता है, उसे रत्नाकर कहते हैं किंतु उसे अपने रत्नों का अभिमान नहीं होता। कवि के अनुसार जो हल्के होते हैं वे आंधियों में उड़ जाते हैं और उनका पता चलता नहीं। यानी कि कवि हमें बार बार यह संदेश देते हैं कि जो अच्छे इंसान रहते हैं उन्हें हर जगह पूछा जाता है मगर जो खोखले इंसान रहते हैं उन्हें कोई भी पूछता नहीं है, उनका इस जीवन में कोई महत्व नहीं। बन अगर बनना तुझे है प्यार का हिमगिरी विरल, या खुशी की गंध बन या बन दया दरिया तरल, हाथ बन वह गर्व से जिसको निहारे राखिया, या की बन कमजोर के संघर्ष की बैसाखियाँ। यहाँ पर हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत, विरल यानी दुर्बल, दरिया यानी नदी, निहारे यानी देखना, बैसाखी जिसके सहारे दिव्यांग चलते हैं या सहारा। उपयुक्त पद्यांश की चौथी पंक्ति का सरल भावार्थ इस तरह है। डॉक्टर सुधाकर मिश्र कहते हैं कि यदि आदमी कुछ बनना चाहता है तो उसे प्यार का हिमालय बनना चाहिए। वह चाहे तो खुशियाँ की गंध बनकर चारों ओर अपनी खुशबू बिखरे या दया की नदी बने। आदमी के हाथ ऐसे हो जिससे बहनें अपनी राखियाँ बांध को लालपित हो जाए, या व्यक्ति किसी कमज़ोर के संघर्ष की बैसाखी बने। यानी कि कवि हमें बार बार ऐसे कहते हैं कि हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए जिससे हमें पूरी सृष्टि हमें बार बार याद करे। बहनें भी जब राखी बांधे तो वह याद करे कि मेरा भाई देश के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, उसे गर्व हो कि मैं ऐसे हाथों में राखी बांध रही जो देश के लिए कुछ कर रहा है। कवि हमें बार बार कहते हैं कि हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए कि हम किसी कमज़ोर के संघर्ष की हम बैसाखी बन सके। तो कवि हमें बार बार क्या संदेश दे रहा है, एक अच्छा इंसान बनने का हमें संदेश दे रहा है ताकि हमें आगे पूछा जाए, हमें हर
व्यक्ति हमारी चर्चा करे, प्रशंसा करे, मगर किस तरह से कि हमने देश का विकास किया है, न कि स्वार्थ भाव में हमारी प्रशंसा करे। कवि हमें बार बार एक ही संदेश। कविता की अंतिम पंक्ति, सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से, भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से, प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन, मूर्ति व सत्कर्म की सद्धर्म की साकार बन। कवि डॉक्टर सुधाकर मिश्र कहते हैं कि व्यक्ति को खोखले आधार पर बड़ा बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी अर्जित संपत्ति पर ही बड़ा बनना चाहिए, न कि भाग्य से प्राप्त संपत्ति पर अथवा किसी अधिकार से प्राप्त संपत्ति पर। मनुष्य को ऐसा बनना चाहिए जो सभी का हृदय, विश्वास और मन अपने प्यार से जीत ले। लोगों का हृदय, विश्वास तथा मन अपने प्यार से जीतने वाले की तरह ही अपने ही सत्कर्म और सद्धर्म की साकार मूर्ति बनना चाहिए। इनकी कवि हमें बार बार एक ही संदेश देते हैं कि हमें दूसरों के भरोसे नहीं, हमें अपना वर्चस्व बनाना चाहिए, अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहिए और इस सृष्टि को इस सृष्टि में हम जन्म लिए हैं, इस सृष्टि में जन्म लिए हमें अपना जीवन साकार बनाना चाहिए। कविता का अंतिम सारांश इस तरह से है कि इंसान बनकर हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। हमें अपने कर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए, हमें शूल न बनकर फूल बनना चाहिए। हमें अपने ज्ञान और वैभव पर गर्व नहीं करना चाहिए, ज्ञान अर्जित करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें दीन दुखियों तथा असहायकों की हमें सहायता करनी चाहिए। हमें सत्कर्म और सतधर्म की ऐसी मूर्ति बनना चाहिए जिसे हम अपने प्यार से सबका हृदय, विश्वास और मन जीत ले। और हमें सदैव मानवता की राह पर चलना चाहिए। कविता का अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। कविता आपको ध्यान से पहले सुननी है, उसे आपको कंठस्थ याद करना है, कविता के अर्थ को समझना है और आपको अपनी नोटबुक पर कविता का अर्थ लिखना है। अब हम स्वाध्याय की ओर चलते हैं। स्वाध्याय की ओर में शब्द वाटिका में आपको मैंने जो कठिन शब्द के अर्थ बताए थे, ये आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। उसके बाद सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो में पहला दिया है संजाल पूर्ण करो। हम ऐसे बने, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हम ऐसे बने, इनकी यहाँ बने प्यार का हिमालय बने, खुशी की गंध बने, दया का दरिया बने, राखी बांधने वाले हाथ तथा संघर्ष की बैसाखियाँ बने। यहाँ हम लिखेंगे दूसरा शब्द लिखकर उचित जोड़ियाँ मिलाओ। यहाँ पर खुशी की क्या लिखेंगे, खुशी की गंध। कविता आपको याद है कि तो आपके मुंह पे याद रहेगा किसके बाद क्या आएगा, संघर्ष की बैसाखियाँ, सत्कर्म साकार मूर्ति और कर्म का ढिंढोरा, ये हो गया। उसके बाद तीसरा पंक्तियाँ पूरी करो। अब यहाँ पर पंक्तियाँ पूरी करो। सारहीन, अब हमें देखना है कि कविता में सारहीन, तो यहाँ पर क्या है, सारहीन को गगन छूना बहुत आसान है, सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है, रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं, आंधियों में जो अड़े उनका पता चलता नहीं। यहाँ पर हमें कविता की पंक्ति पूर्ण करना है। उसके बाद प्रश्न 4 संक्षेप में उत्तर लिखें। पहला क्या दिया, इंसान बनकर हमें इन बातों को अपनाना चाहिए। किन बातों को अपनाना चाहिए, इंसान बनकर हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े, हमें अपने कर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए, हमें शूल न बनकर हमें फूल बनकर रहना चाहिए, अपने ज्ञान और वैभव पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए, हमें ज्ञान अर्जित करने का क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, हमें दीन दुखियों और असहायकों की हमें क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। दूसरा है हमें प्यार से इन्हें जीतना है। हमें किसे जीतना है, हमें सत्कर्म और सद्धर्म की ऐसी मूर्ति बननी चाहिए जिसे हम अपने प्यार से सबका हृदय, विश्वास और मन जीत लिए। ये हो गया प्रश्न 4। उसके बाद सदैव ध्यान में रखो, यहाँ पर हमें सदैव मानवता की राह पर चलना चाहिए, यानी कि हमें अच्छा इंसान बनकर रहना चाहिए। उसके बाद है कल्पना पल्लवन में मैं तो इंसान बनूंगा या बनूंगी, इस पर अपने विचार लिखना है। आप कैसे इंसान बनोगे, आप अपने जीवन में कैसे अच्छे एक व्यक्ति बनोगे या
लड़कियाँ लड़कियाँ बनूंगी या लड़का बनूंगा, आपको अपने विचार यहाँ पर लिखना है। उसके बाद भाषा बिंदु में पाठ में प्रयुक्त अव्यय शब्द ढूंढकर उनके भेद और तथा उनके स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करें। अव्यय मैंने आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा था, इस बार मैं आपको फिर से अव्यय बनाऊंगी, सिखाऊंगी कि अव्यय किसे कहते हैं और उसके भेद की मैं जानकारी दूंगी। फिर आपको कविता में से अव्यय शब्द ढूंढकर लिखना है। उसके बाद उपयोजित लेखन में मैं गणित की पुस्तक बोल रही हूँ, इस विषय पर हमें निबंध लिखना है। इस पर हमें निबंध कैसे लिखेंगे? जैसे कि तुमने पुस्तकों में अनेक महापुरुषों की आत्मकथा पढ़ी होगी, लेकिन कभी नहीं सोचा होगा कि पुस्तक की आत्मकथा होती है। मैं बहुत पुरानी पुस्तक हूँ, मैंने अपने लंबे जीवन में सुख और दुख दोनों भोगे हैं, तो आज हम अपनी कहानी सुनाते हैं। तो वैसे आपको कोई भी विषय की पुस्तक आपको अच्छी लगती, उसकी आपको एक कहानी सुनाना है। जैसे कि मैं गणित की पुस्तक बोल रही, तो उसके आधार पर अगर आप हिंदी की पुस्तक के बारे में या इतिहास की कोई भी पुस्तक के बारे में आप इसमें निबंध लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैंने समझा, आपने इसमें क्या समझा? मैंने समझा कि हमें कमज़ोरों की मदद करनी चाहिए, हमें सब पर विश्वास करना चाहिए, विश्वास मन से सबका मन जीतना चाहिए। ये हमने यहाँ पर सीखा, यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद दिया है स्वयं अध्ययन में रहीम के किन्हीं 4 नीतिपूर्वक दोहे का भावार्थ लिखिए। आपने रहीम के दोहे पहले भी पढ़ा है, नहीं देखा तो यूट्यूब में रहीम के दोहे देखेंगे और उसमें नीतिपूर्वक दोहे का यहाँ पर आपको भावार्थ लिखना है। यह आपकी असाइनमेंट में आपको लिखना है। और उपयोजित लेखन में यानी कि मैं गणित की पुस्तक बोल रही हूँ, ये आपकी असाइनमेंट में पहला निबंध आपको असाइनमेंट की नोटबुक में लिखना है। पहले की अगर आपकी कोई पुरानी बुक होगी, इसमें 100 पेज अगर खाली होंगे तो आप उसमें ये असाइनमेंट लिख सकते हैं।